Hello dear students, welcome back to the economics class. I am Sandeep Kumar, faculty at Shiv Jyoti Education Group Kota. And in today's class we are going to start unit number 3 of macroeconomics, which is money and banking, and this is the part 1 of this unit in which we are going to begin the part 1 of the same unit, which is money. Okay, so let's begin with this, and before starting this class I'll let you know about the deleted portion by the CBSE for this session, which is 2020 and 2021. So this is so essential to understand because many of the topics are there, those are omitted from the same unit which we are going to begin today. So the unit 2, money and banking, and topics those who which has been deleted are control of credit through bank rate, CRR, SLR, repo rate and reverse repo rate, open market operations and margin requirement. Unit number 5, balance of payments, deficit meaning and determination of exchange rate in a free market. Apart from that, part B, which is the second book of economics, which is Indian economic development. So in this book only unit number 7 is here. From those topics have been omitted. So the topics are growth of education sector in India and alternative farming, which is organic farming, and apart from that there is a particular chapter by the name of infrastructure. So from that chapter only one topic, which is energy, that also has been deleted. So now let's begin with today's class, which is money and banking. So at first, before starting this video, we must know about the meaning of money. In the general terms, basically we use this type of word about money. मनी हम बहुत अपने जनरल लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं, यूज करते हैं, बट व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन इन द academics or in economic terms. So this is money is anything which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, store of value and as means of standard of deferred payment. So children, आपने यहाँ जितने भी terms को देखा है, those all the terms are so important to understand क्योंकि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका. सो एट फर्स्ट इट इज रिटन मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दैट मीन्स मनी कैन बी एनीथिंग. मनी कुछ भी हो सकती है जो कि किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए यूज में आती है. ठीक है बेटा, यहां मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज और दे देता हूं. यू मे हैव हर्ड अबाउट बार्टर सिस्टम ऑल्सो. आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा, जिसमें कि प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट और वी कैन से गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता था फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स और नेसेसिटीज. ओके, ये चीज भी पहले बेटा आपके सिलेबस में हुआ करती थी अंडर द सेम टॉपिक. मनी में ही हमें पढ़ना होता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों पहले सीबीएसई ने इस टॉपिक को भी ओमिट कर दिया है. ओके, सो हियर आई लेट यू नो कि मनी बेटा कुछ भी हो सकती है. एनीथिंग कैन बी मनी. गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, टोकन मनी, पेपर मनी, एनीथिंग कैन बी मनी, जिसको कि एक अप्रूवल दे दिया जाता है, एक अथॉरिटी दे दी जाती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एज सच आई टॉक अबाउट इंडिया. तो इंडिया में हमारे पास मनी क्या है? द करेंसी इज नोट्स एंड दैट पेपर मनी, दैट विच इज रुपीज. हम यहाँ पे रुपीज और पैसा का यूज करते हैं और वही हमारी कंट्री की करेंसी है, एंड दैट इज मनी इटसेल्फ, क्योंकि इसके पास एक लीगल अथॉरिटी है. ओके, तो बेटा यहाँ पे ये बताया है दैट मनी एक ऐसी चीज है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे कि हम किसी भी तरह के गुड्स या प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं. सपोज देयर इज अ पर्सन हु गोज टू द मार्केट टू परचेज ज्वेलरी. गोल्ड ज्वेलरी को परचेज करना है, बट उसके लिए परचेज करने के बदले में उसको क्या चीज पे करनी है और व्हाट द अमाउंट शुड बी सेक्रीफाइस्ड बाय हिम, उसको कितना पैसा सेक्रीफाइस करना है. तो ये चीज कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली उस ज्वेलरी को हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करेंगे तभी पता चलेगा. सो हैंस इट प्रूव्स दैट कि हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर करने का काम किसका होता है? मनी का. नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. दैट मीन्स मनी इज इजी टू स्टोर. अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं जहां पे कि इवन कैटल्स को भी एक्सचेंज किया जाता था, तो उनको स्टोर करना आसान काम नहीं होता है, बट मनी कैन बी स्टोर्ड इजीली एंड एज मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. और इसको हम एक तरह से क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी इस तरह का पेमेंट जो कि एट प्रेजेंट ड्यू कर दिया गया है, लेकिन हम इसको अपकमिंग
कुछ टाइम के बाद में हम इसको पे करेंगे, तो वो होता है डेफर्ड पेमेंट। ये टर्म शायद आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, डेफर्ड पेमेंट। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मनी सप्लाई, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन इस पूरे चैप्टर में से मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आता है, और इवन अभी जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुए हैं सेशन 2019-20 उसमें भी मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। सो व्हाट इज मनी सप्लाई? इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। बेटा सबसे पहले मैं आपको इन दोनों टर्म्स को सेग्रीगेट करके इनका मीनिंग बता देता हूं। मनी, जो कि जस्ट अभी हमने समझा, एनी ऑफ द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। एंड व्हाट इज सप्लाई? ये चीज आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ी है। पूरा आपके पास एक लॉ होता है रिलेटेड टू सप्लाई, जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी तरह प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। सो सेम थिंग इज हियर कि जो भी मनी का जनरेशन हो रहा है, जो भी क्रिएशन हो रहा है, मे बी इन द बैंक्स, इन द कमर्शियल बैंक्स और इन द सेंट्रल बैंक्स, तो उनको सप्लाई मार्केट में या फिर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। आज जो भी करेंसी हमारे पास है बेटा, हमारे घर में है, हमारी पॉकेट में हमने जो भी पैसा रखा हुआ है, ये कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली इसका प्रिंट कहां पे हो रहा है, ओनली इन द सेंट्रल बैंक। और इसका प्रोसेस क्या होता है वो हम डेफिनेटली इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम सारा किससे रिलेटेड बातें करेंगे, ओनली टू बैंकिंग। ओके बेटा, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब कितनी करेंसी को इशू किया गया और कितनी करेंसी पब्लिक के पास में है। Here again you can see what is money supply. Money supply is one of the important indicator of macroeconomic environment. बेटा ये macroeconomy का पार्ट है, exactly इसलिए हम इसको macroeconomics में पढ़ रहे हैं। What is the reason behind that? क्या रीजन है? क्योंकि जो मनी का सर्कुलेशन है या जो मनी की सप्लाई है वो ओवरऑल पूरी कंट्री में हो रही है। और जब कोई भी एक ऐसा मैटर जो कि हम लार्ज स्केल पे डिस्कस कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, तो वो किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल। This refers to the total volume of money circulating in the economy at a point of time. किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक कितनी है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, वो हम आगे इसके मेजर्स में भी बात करने वाले हैं। Money supply is an economy determines liquidity conditions in the market, which in turn impacts interest rate structure and hence the cost of capital to the firms. देखिए बेटा, इसी चीज से बैंक रेट्स को डिसाइड किया जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि जितना पैसा बैंक के पास होगा वो उतना ही तो पैसा आगे लोन के लिए दे सकता है। ठीक है, अब अगर बैंक के पास पैसा कम है एज ए कैपिटल, ज्यादा पैसा नहीं है कि वो पब्लिक को लोन दे सके, सो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, द बैंक रेट्स विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो बैंक रेट ज्यादा होगी, और अगर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा तो बैंक रेट्स भी कम होंगी, ताकि इजीली पब्लिक अट्रैक्ट हो सके और अमाउंट को बोरो इजीली कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मेजर्स में से एक क्वेश्चन आता है जरूर, कोई सा भी मेजर पूछा जाता है, M1, M2, M3 एंड M4, जिसके बारे में आपको बता रहा था इन द ईयर 2019-20 बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। सो दिस इज M0, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। दिस इज अ मेजर नंबर 0, M0। इसके अंदर क्या बताया, करेंसी इन सर्कुलेशन, कितना पैसा सर्कुलेशन में है, मतलब कितनी करेंसी कंट्री में अभी सर्कुलेट हो चुकी है। बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI, जितने भी बैंकर्स हैं RBI में उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। उस डिपॉजिट्स के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और काफ़ी सारे फंड, CRR, SLR एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी डिपॉजिट की जाती हैं। नेक्स्ट इज M1 विच इज करेंसी विद पब्लिक, जो भी पैसा मेरे पास है, आपके पास है, दैट मीन्स हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितना भी अमाउंट हमारे पास है, दैट इज करेंसी विद पब्लिक। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, दैट यू शुड नो। वैसे भी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे बेटा कि अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं और कौन कौन से बैंक अकाउंट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट के बारे में आपने सुना होगा, जिसके अंदर हमारे दो तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं, द वन इज करंट अकाउंट एंड अनदर इज सेविंग अकाउंट। और जो भी अकाउंट होता है
उसमें भी हमारा पब्लिक का ही पैसा हम डिपॉजिट करते हैं। आई मीन अगर मेरा अकाउंट है बैंक में तो मैंने मेरे पैसे को बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, करेक्ट। तो वो भी एक तरह से बैंकिंग सिस्टम के अंदर डिपॉजिट है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसके अलावा कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस या किसी और तरह के डिपॉजिट जो हमने आरबीआई के साथ किए हैं, राइट। नेक्स्ट इज M2। अब यहां समझने वाली बात क्या है बेटा, सबसे पहले लिखा है M1। तो ये M1 क्या है, M1 ये जो भी यहाँ पे सारे हमने डेटा को डिस्कस किया है ये सारी चीज कॉपी यहां भी होती है, ठीक है। तो M2 इंक्लूड्स M1 एज वेल, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। दैट यू शुड नो बेटा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर भी एसबी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, सेविंग अकाउंट्स ओपन होते हैं वहां पे। तो अगर पोस्ट ऑफिस में किसी का कोई अकाउंट है सेविंग अकाउंट और वहां जो डिपॉजिट्स है उसको हम M2 में इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज M3, और M3 क्या है बेटा, M1 अगेन M1 का रेपिटेशन है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, और टाइम डिपॉजिट्स के अंदर दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। द वन इज FD फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अनदर इज RD रिकरिंग डिपॉजिट। तो उन दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। M1 जो कि सारा सिस्टम अगेन कॉपी होता है, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम जो कि FD और RD की बात कर रहा है। एंड द लास्ट इज M4, और M4 के अंदर क्या है बेटा, M3। M3 मीन्स टू से अगेन द M1 and plus time deposits with banking system plus all deposits with post office saving bank। ये वाली चीज जो हमने M2 में डिस्कस की थी ये चीज यहाँ पे वापस से रिपीट होती है बेटा। तो ये थे हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो कि इंपॉर्टेंट है, और इवन आपको ये NCERT बुक्स में भी मिलेंगे, वहां से आप इसको और अच्छे से डीप में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बेटा हमारा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वी हैव मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, और ये बेटा आपको आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 4040 पे पढ़ने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो न्यूमेरिकल है बेटा एग्जाम ओरिएंटेड है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बेटा 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक विच इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी को क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं। तो उनके पास एक मेजर है जिसका नाम होता है LRR, और एक्सपेंडेड फॉर्म इसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ओके, क्या होता है लीगल रिजर्व रेशियो बेटा? लीगल रिजर्व रेशियो रेफर्स टू दैट लीगल minimum fraction of deposits which banks are mandate to keep as cash with themselves। क्या होता है बेटा, देखिए बैंक में जो भी डिपॉजिट्स होती हैं, सपोज आई हैव गेट ओपन माय अकाउंट इन द बैंक, मैंने बैंक में मेरा अकाउंट ओपन करवाया है, मैं जितना भी अमाउंट वहां डिपॉजिट करूंगा उस अमाउंट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक्स अपने पास एज कैश रखते हैं एज रिजर्व, और बाकी का जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट को वो लोन पे आगे दे देते हैं। दिस इज बेसिकली द सर्कुलेशन और द रोटेड मनी। जो भी पैसा बैंक से अगर मैंने विड्रॉ किया मेरे अकाउंट से, तो ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि जो नोट्स मैंने डिपॉजिट किए थे सिमिलर वही सीरीज वाले नोट्स मुझे वापस मिलेंगे। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ रोटेशन एंड अ सिस्टम ऑफ द बैंकिंग। तो वैसे ही यहां होता है बेटा, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है उस टोटल अमाउंट का एक सर्टेन पार्ट एज अ कैश बैंक्स को अपने पास रिजर्व रखना होता है, एंड रिमेनिंग पार्ट दैट कैन बी गिवन फॉर द लेंडिंग ऑफ द मनी। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला बताया है, वो क्या है? टोटल क्रेडिट क्रिएशन। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मनी क्रिएशन। सो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स। बेसिकली इनिशियल डिपॉजिट्स क्या होता है? जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। बेटा बेसिकली LRR के अंदर दो और कंपोनेंट्स होते हैं, द वन इज CRR एंड द अदर इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। वो दोनों टॉपिक्स आपके सिलेबस में से ओमिट हो गए हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो इस प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। Suppose there is an initial deposit of rupees 1000, okay,
and LRR is 20%. That is, the banks have to keep rupees 200 and lend rupees 800. इनिशियल डिपॉजिट हुआ बैंक में ऑफ अमाउंट 1000, किसी भी पर्सन ने अपने अकाउंट में 1000 रुपीज को डिपॉजिट किया. अब बैंक क्या करेगा, LRR इंप्लीमेंट करेगा ऑफ 20%. 20% का LRR इंप्लीमेंट किया, रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया 800, क्योंकि जब 1000 को आप 1000 से आप 20% लैप्स करेंगे, सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 800. ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रोटेट through banks. The borrower withdraws his 800 for making payments which are rotated through banks in the form of deposits account. अब क्या होगा, सपोज मैंने अपना अमाउंट डिपॉजिट किया था. एक्चुअली बैंक्स के अंदर एक सिस्टम होता है कि अगर आपने अपना कोई भी अकाउंट ओपन करवाया, सपोज अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, सो देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिटेशन, एक लिमिटेशन होती है जिस अमाउंट को कि हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. सच एज इन द ICICI बैंक, you must know that there is a limitation of 10,200 rupees. This is the minimum amount that should be kept with the bank only, and the balance of the account should be always more than 10,200 rupees. Similar thing is there in the Punjab National Bank, and there the limitation is 500 rupees. तो मिनिमम अमाउंट 500 अकाउंट में होना चाहिए, उसका ओवर अमाउंट जो है हमेशा वही हम वहां से विड्रॉ कर सकते हैं. अगर हमने 500 वाले अमाउंट को भी विड्रॉ किया, सो दैट विल बी ओवरड्राफ्टिंग. उसको कहते हैं OD, ओवरड्राफ्टिंग, और उस पे बाद में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को. करेक्ट बेटा. तो कैसे LRR को कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे. सो एज in the DG board we have gone through the formula of credit creation, and for this you may have known about the formula, which is credit creation is equals to initial deposit multiply by 1 upon LRR. And there we have gone through the example also. Suppose initial deposit is only 1000 rupees, so we will work on the same. 1000 rupees क्या है बेटा, initial deposit, multiply by 1 upon 20%. वन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 20%. तो बेटा अब जब यहाँ पे इसका 20% कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट कितना आता है 200 रुपीज. क्रेडिट क्रिएशन के लिए क्या करना होगा, 1000 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 800 रुपीज. नाउ दिस अमाउंट कैन बी लैंडेड बाय द बैंक्स, और अगर जो पर्सन अगर अपना अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है तो वो कितना कर सकता है, ओनली 800 रुपीज. विड्रॉ किया, अगेन डिपॉजिट किया. डिपॉजिट करने पे जब दोबारा 800 रुपीज बैंक को रिसीव होते हैं तो बैंक फिर से सिमिलर प्रोसेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा. दैट 800 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 20 होगा इज इक्वल्स टू 160. फिर से क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया 160, पहले कितना हुआ था 200. तो यही प्रोसेस बेटा फर्दर आगे चलता रहता है, और इस तरह से यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट्स का अमाउंट में से एक अमाउंट को सेपरेट कर दिया जाता है, जो कि एज अ कैश सिक्योरिटीज हर एक बैंक को अपने पास रखना होता है, और वो क्रेडिट क्रिएशन का वर्क करता रहता है. सो आई थिंक ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा बेटा. फर्दर स्लाइड्स के लिए चलते हैं अब हम DG. And the further process you can see here the same. The bank receives rupees 800 as deposit and keeps 20% of rupees 800, that is rupees 160, and lends rupees 640. Again the borrower uses this for payment, which flows back into the banks, thereby increasing the फ्लो ऑफ डिपॉजिट्स. तो इसी तरह से बेटा सर्कुलेशन चलता रहेगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी होगा, और साथ में क्रेडिट क्रिएशन होता रहेगा, एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर बैंक्स. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द मनी एंड बैंकिंग. जो आज हमने यूनिट स्टार्ट किया उसमें से पार्ट 1 मनी हमने आज डिस्कस किया है. होप सो आपको समझ में आया होगा. गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली and please try to collect your doubts related to the same, so that we can work on the same in the live doubt sessions also. So children, this was all for today.
सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम, एंड उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कौन सा सेंट्रल लेवल पे बैंक है, कमर्शियल बैंक्स किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सो सी यू अगेन, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।